केमधामी के गोपेश्वर पहुंचने से पहले कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए फिनलैंड और स्विट्जरलैंड की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करेंगे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। शिक्षा अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने देश भर में नागरिक संशोधन कानून लागू कर दिया है, जिसको लेकर देश भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यह बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, जिसे पीएम मोदी ने पूरा कर दिखाया है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, ठीक उसी तरह से सीएए को मोदी सरकार ने लागू कर वादा पूरा किया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ अफगानिस्तान में जिन लोगों पर अत्याचार हुआ और वह भारत आए, उन्हें अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जिस प्रकार से देश के अंदर धारा 370 समाप्त हुई, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन गया। इसी प्रकार से बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू थे, फारसी थे, बौद्ध थे, जैन थे, उन सभी को, सिख थे, उन सभी को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये उनकी सुविधा के लिए बनाया था। जो पीड़ित थे, जिनके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उन सभी को भारत में इस कानून के बन जाने से यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कहा है कि जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है, उनको किसी उम्मीद से ही उतारा गया है। हमें इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रत्याशी उतारे हैं तो कुछ उम्मीद से ही उतारे होंगे, और मैं खुश हूं कि अच्छे प्रत्याशी हैं। हमारे टिहरी से भी जो जोत सिंह जी हैं, उनकी काफी स्वच्छ छवि है और सबके साथ उनका मेलजोल अच्छा है और लोगों में खासा उत्साह उनको लेकर है, क्योंकि नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है। आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं है किसी भी तरीके का। तो एक अच्छे प्रत्याशी के तौर पर है। गणेश गोदियाल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, काफी मजबूत दावेदार हैं और पार्टी की सर्वे में भी उनका काफी अच्छा रिजल्ट्स वहां से आए हैं। और मुझे खुशी है कि एक मजबूत व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई है। और जैसा हम चाह रहे थे कि बड़े चेहरे भी चुनाव लड़ें, तो आदरणीय गणेश गोदियाल जी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। उन्होंने चुनाव में उतरकर कांग्रेस की जो बात थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। चंपावत से एक बार फिर प्रदीप टमटा को टिकट मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बुधवार को कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष पूरन कठायत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण कर खुशी जताई। कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव प्रचार करेंगे और जीत दर्ज करेंगे। कठावत ने कहा है कि इस बार सभी मतदाताओं ने मन बना लिया है कि बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। लोकसभा सीट से, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से एक कर्मठ और जुझारू व्यक्ति और ईमानदार और विद्वान व्यक्ति को दोबारा यहाँ से मौका दिया है। और जिस तरह से आज भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है पूरी तरह से फेल है और पूरी जनता जो है एक तक कांग्रेस की ओर देख रही है और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की 5 सीटों पर विजय हासिल करेगी। कांग्रेस ने पौड़ी लोकसभा सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं गणेश गोदियाल ने चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी। वहीं अब कार्यकर्ताओं के कहने पर वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं। वहीं मनीष खंडूरी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर भी गणेश गोदियाल का बयान सामने आया है। वहीं टीम टिहरी से प्रत्याशी बनाए गए जोत सिंह गुनसोला ने भी अपनी जीत का दावा किया है और प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है। मैं पूरे प्रयास के साथ टिहरी लोकसभा के क्षेत्र के निवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि
टिहरी लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी करेंगे, संसद में उनके मुद्दों को गुंजायमान भी करेंगे और उत्कृष्ट सांसद के रूप में भी प्रस्तुत होने का काम करेंगे। मेरा जहां तक मानना है, आप लोग आजकल सोशल मीडिया देखते होंगे, बाढ़ आ रखी है सोशल मीडिया पे, कांग्रेस की बाढ़ आ रखी है। और मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, आप ईमानदारी से, आप विनम्रता के साथ जनता के पास अपना पल्ला फैलाकर जाएं, अपनी झोली फैलाकर जाएं। हमारे कार्यकर्ता, जनता कांग्रेस को जिताना चाहती है और जनता के मन में इस समय भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से बदला लेने की अच्छी तरह भावना है जिन्होंने ऐन मौके पर हमारी अस्मिता से खिलवाड़ जब हुआ तब जनता से नजरें चुराई। अब उनका बदला जनता लेने वाली है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता विनम्रता के साथ जनता के दरबार में जाएं, जनता की अदालत में जाएं। जनता उन्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठी है। सीएम धामी के गोपेश्वर पहुंचने से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है और अस्थायी जेल भेज दिया है। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने अंकिता हत्याकांड, अग्निवीर योजना सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंपावत जिले के आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ता सहायिका संगठन ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान तहसील परिसर में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार पर अनदेखी का आरोप भी लगाया है। वहीं कार्यकर्ताओं की हड़ताल के चलते टेक होम राशन सहित अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हमारी कैबिनेट मंत्री ने जो हमें आश्वासन दिया था और जगह जगह हमारे बारे में जो बयान दिए जा रहे थे, उनसे हमें लग रहा था कि जल्दी हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी और हमारे मांगों पर विचार होगा। लेकिन अभी भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी हम इंतजार में हैं। अगर आज हमारी मांगों की सुनवाई नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम भूख हड़ताल भी कर सकते हैं और देहरादून में भी सभी को ले जाके रैलियों के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा आंदोलन बहुत तेज हो जाएगा। गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को टिकट देकर अपना प्रत्याशी चुना है, जिसके बाद जिला कांग्रेस कार्यालय पौड़ी में मिष्ठान वितरित कर जश्न मनाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा गणेश गोदियाल को गढ़वाल संसदीय सीट से प्रत्याशी चुना गया है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं में जोश है। मैं सबसे पहले अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से उन्होंने जिस तरह का फैसला लिया है वो सराहनीय है और प्रदेश कार्यकारिणी को भी मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं। इसके बाद जो है आपने देखा होगा कि किस तरह से हर आदमी की उम्मीद, हर कांग्रेस कार्यकर्ता की उम्मीद है कि एक सच्चे ईमानदार आदमी को यहाँ पर हमें जो है सांसद बनाना है। तो उस क्रम में जिस तरह से गणेश गोदियाल जी को यहाँ पर पार्टी के द्वारा लोकसभा गढ़वाल की दावेदारी दी गई है, तो एक मैं कहता हूँ सराहनीय कदम ये हमारी पार्टी का है और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो देखने लायक है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, तो बड़ी खबर उधम सिंह नगर से आपको बता दें। बड़ी खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर डीआईजी के निरीक्षण में पटी टीयर गैस गन, डीआईजी के निरीक्षण में टीयर गैस गन पटी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उधम सिंह नगर से, जहां पर हादसे में एसएसपी मंजुनाथ टीसी और आरआई मनीष शर्मा घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उधम सिंह नगर से, जहां पर पुलिस लाइन में निरीक्षण करने पहुंचे थे डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत। आपको बता दें पुलिस लाइन में निरीक्षण करने के दौरान यह हादसा हुआ है और दोनों पुलिस कर्मियों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। बड़ी खबर उधम सिंह नगर से।
बढ़ते खबरों की ओर, जहां रुड़की की मंगलौर कोतवाली पुलिस ने मोहल्ला किला में 8 मार्च को हुई हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मोहल्ले के ही 4 लोगों ने उनकी पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए थे। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। थाने में गए थे और आज हमारा मुकदमा दर्ज हुआ। हम 5 दिन से भागे फिर रहे, 5 दिन से कोई हमारी कार्रवाई नहीं हुई। अब पुलिस ने आज हमारा मुकदमा दर्ज हुआ, अब आगे कार्रवाई के लिए इन्होंने बोला है कि आगे कार्रवाई होगी। और भी हैं नहीं, अब तक के कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी इनके पास। आज हम थाने में पहुंचे, इन्होंने हमारी सुनवाई करी और आगे मुकदमा इन्होंने दर्ज किया। फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। मोदी की गारंटी, भजन लाल सरकार कर रही साकार। अपराध पर जीरो टॉलरेंस, संगठित अपराध के खिलाफ कठोर कार्यवाही के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स। डबल इंजन सरकार, विकास की बढ़ती रफ्तार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक
मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण। सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। मोदी की गारंटी भजनलाल सरकार कर रही साकार। जरूरतमंदों का सहारा बन रही है भजनलाल सरकार। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भरपूर और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना लागू। अब भोजन सामग्री का वजन बढ़कर हुआ 600 ग्राम। डबल इंजन की सरकार, हर सपना कर रही साकार। पूर्वी राजस्थान की प्यासी धरती को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का उपहार। संशोधित पीकेसी को मंजूरी। 21 जिलों को पेयजल। 2,80,000 है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत शिक्षा अधिकारियों के साथ फिनलैंड और स्विट्जरलैंड की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। सोमवार को शिक्षा मंत्री दोनों देशों के दौरे पर रवाना हो गए। राज्य के अधिकारी यूरोपीय शिक्षा प्रणाली को समझेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि राज्य में शिक्षा की हालत खराब है। शिक्षा मंत्री सिर्फ विदेशी शिक्षा प्रणाली को लागू करने की बात कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा की हालत वर्तमान में उत्तराखंड में बहुत खराब है। तमाम जो है प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल जो है बंद हो रहे हैं और 1-2 की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में जो है बंद हो रहे हैं। स्कूलों में जो है भवन बहुत जर्जर हालत में है और वहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए फर्नीचर नहीं है, वहाँ पर जो है उनके लिए शौचालय नहीं है और तमाम मूलभूत सुविधाएं जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। समय पे किताबें उनको नहीं मिलती। इससे ज्यादा और क्या होगा। और अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ, बहुत प्रचार प्रसार के साथ सरकार ने शुरू किए थे, उनका पिछले साल रिजल्ट क्या रहा वो किसी से छुपा नहीं है। आप फिनलैंड का मॉडल लाइए या कहीं का भी मॉडल लाइए, लेकिन पहले आप जो स्कूल खुले हैं उनको बचाइए तो सही। आप जो है वहां पर अध्यापक नहीं है, अगर अध्यापक है तो बच्चे नहीं है। आखिर ये दुर्दशा उत्तराखंड में शिक्षा की क्यों हो रही। पूरे देश में शिक्षा के मामले में हम दूसरे नंबर पे आते थे, आज हम जो है 35वें नंबर पे खिसक गए। इस पे तो कभी मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन तमाम मॉडल की बात होती है कि ये अपनाएंगे वो अपनाएंगे, ये तो हम 7 सालों में कई बार सुन चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई मॉडल जो है धरातल पर नहीं उतरा। उल्टा जो है शिक्षा की हालत जो है बहुत खराब हो गई। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं धार की ओर, जहां पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली यहाँ पर एक्सीडेंटली मैं एंटर हुआ इसमें, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसमें बहुत सारा पैसा लगता तो मैं नहीं करता ये मैं बस एक जुनून था कि अमेरिका में मैं सर्वर खरीदता था और देश में स्मॉल बिजनेसेस को सर्विस देता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार हम लोग देश में बनाते हैं, अपना देश इतना बड़ा है, जरूरत तो पड़ेगी आगे न पीछे। तो हमने जब चालू किया डेटा सेंटर तो एक घर से शुरुआत करी। हमारे एक आईएसपी थे, उनके घर से मैंने चालू किया पहला सर्वर रखना, फिर दूसरा 10, 100, 200। फिर बाद में पता चला डीपी उड़ गई, तो पता चला पावर तो पूरा चला गया है, अभी उसके लिए प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो फिर जब मैंने पढ़ाई करी कि यार सिंगापुर, आयरलैंड ने डेटा सेंटर पार्क बनाए, क्यों नहीं हमारे देश में डेटा सेंटर पार्क होना चाहिए। और मध्य प्रदेश एक ऐसी लोकेटेड सिचुएशन में है कि सेंट्रली लोकेटेड है और यहाँ पे पावर सरप्लस है, तो ये डेटा सेंटर के लिए पर्याप्त फिट जगह है। तो मैंने ऐसे ही लेटर लिखा, क्योंकि आप किसी को जानते तो हो नहीं, नो आपके कनेक्शन है किसी मिनिस्टर से। तो मैंने आईटी सेक्रेटरी सर को मेल डाला, उस टाइम पे राव सर थे, तो उन्होंने बुला लिया, बोले आ जाओ। तो मैंने प्रेजेंटेशन दिया कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, पर ये बनाना और ये प्रॉब्लम है, ये देश की भी प्रॉब्लम है और ये मेरी भी प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाएगी। तो उन्होंने वैलिडेट किया और कंट्री का पहला डेटा सेंटर पार्क बना। और उस दिन रियलाइज हुआ कि बिना पैसे के भी काम हो सकता है। जरूरी नहीं है आपके स्टार्टअप में पैसा जरूरी है, आप बस सही मन से लग जाओ। तो ऐसे मेरी चुनौतियों का
सोल्यूशन भी यहीं मिलता गया और मैं आगे बढ़ता गया और बहुत सपोर्ट मिला मुझे सरकार से, राज्य सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उस सपोर्ट के दम पे हमने हमारी जर्नी सर आगे बढ़ा दी। चलिए नरेंद्र जी, मुझे आपको बात कर करके अच्छा लगा। आपने काफी योजनाएं बनाई हैं और एक प्रकार से आपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत में किस प्रकार से प्रगति हो सकती है और स्टार्टअप की दुनिया में आजकल जो हमारे नौजवान रुचि ले रहे हैं, और मैंने देखा है हर कोई साहस भी करता है और सफल भी होता है। आप भी उसी में एक उदाहरण हैं और समाज में अति पिछड़े वर्ग में से पैदा होकर के, गांव में पैदा होकर के थोड़ा सा अगर सहारा मिल जाए तो कैसा बदलाव आता है, वो आपने करके दिखाया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, थैंक यू। अब जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं, जहां से श्रीमती नीलम कुमारी जुड़ी हैं, जो कठुआ की निवासी हैं और इस समय जम्मू में हैं। नीलम जी नमस्ते। नमस्ते सर जी। नीलम जी बैठिए, जरा अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम नीलम कुमारी, मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ और कठुआ ही रहने वाली हूँ। नहीं, थोड़ा बताइए ना कैसे आप क्या काम कर रही हैं। हाँ सर, मैं बुटीक का काम करती हूँ। तो आप बुटीक अपना जो कुछ भी हो बताइए मुझे, कैसे शुरू हुआ, कैसे कहाँ पर पहुंचे। सर पहले मैं किसी की दुकान पे काम करती थी, जो 2-3 हजार पे किसी के आगे काम करना, और फिर तब भी मेरे घर का गुजारा जो बड़ी मुश्किल से होता था। जो मेरे घर वाले जो लकड़ी का काम करते, कभी उनको काम मिलता था और कभी नहीं। जो मैं काम बाहर दुकान पे करती थी, जब लॉकडाउन हुआ तो मेरा वो काम भी छूट गया। वो भी घर पे थे, मैं भी घर पे थी, हम दोनों ही ऐसे हालात में पहुंच गए जहां हमें बच्चों का पालन पोषण तो दूर, हमारे घर में राशन की भी कमी आने लगी कि अब हम क्या करें। फिर ऐसा टाइम आया कि मैं बहुत परेशान रहने लगी कि अब मैं क्या करूं, और काम इसका भी नहीं और मेरा भी काम छूट गया। फिर 2021 में मैंने जब लोन लिया और अपना खुद का बुटीक शुरू किया। लोन लेके पहले मैंने मशीनें ली, मशीनें और दुकान शुरू की। फिर मैंने आगे लड़कियों को रखा काम के लिए। नहीं, आपको अपना व्यवसाय शुरू करना में सरकारी योजनाओं को साथ किस प्रकार से आपका अनुभव आया, कितनी मदद मिली और मदद के लिए कैसे पहुंचे आप? सर मुझे सरकारी योजना भारत सरकार की ओर से सब योजनाएं मुझे मिली हैं। जैसे सिलेंडर की होगी, जहाँ मेरा जैसे कच्चा मकान था वो बना मेरा। फिर जैसे हेल्थ इंश्योरेंस मिला मुझे आयुष्मान कार्ड से। फिर और शौचालय बना मेरे घर में। से एक योजना मुझे भारत सरकार ने दी। अब पहले आप किसी के यहाँ काम करते रही, अब खुद की दुकान बन गई, तो आप तो एक बहुत बड़ा गर्व महसूस करती होगी। सर बहुत बड़ा। आज महिलाओं को खुद निर्बल निर्बल हैं हम खुद अपने ऊपर। चलिए, आप आत्मनिर्भर बनी है। क्या आपको किसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिला है जिसके कारण आपने इसकी यानी आपके व्यवसाय में लाभ हुआ हो? आपके जीवन में तो मदद की सरकार की योजनाओं का आपको फायदा हुआ है, लेकिन जो व्यवसाय का काम कर रहे हैं उसमें कैसे मदद मिली? उसमें मैंने जैसे सर लोन लिया, लोन लेकर मैंने अपना बिजनेस जैसे शुरू किया। और कितने लोग अभी काम करते होंगे आपके पास? अभी सर मेरे पास 4 लड़कियां काम कर रही हैं। अच्छा, 4 लोगों को आप रोजगार देती है? जी सर, 4 लड़कियां काम भी कर रही हैं और उनका घर का परिवार भी पालन पोषण अच्छे से कर रही है। वो भी अब मेरे से कमा रही है। तो लोग भी मिल करने के लिए आते होंगे, भाई आप कैसे ऐसे आगे बढ़ गई, हमें भी बताओ, हम भी कुछ करें। लोग आते हैं आपके पास?
जी सर, मेरे को पूछते हैं कभी पहले छोटा छोटा कारोबार मुश्किल तो होती है हर काम में, फिर थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने दुकान शुरू कर दी, मेरे पास आज और कल और परसों और जैसे बदलता टाइम आगे आगे चलता गया। लोग मेरे से पूछते थे आपने नीलम जी क्या किया जो आपको, मैंने बोला कि मैंने लोन लिया, लोन भी लिया और उसका मैंने पूरा पैसा जमा भी करा दिया जी। अभी कोई कर्ज है कि सब पूरा हो गया? नहीं सर, अभी थोड़ा अमाउंट रह गया। अच्छा, अभी थोड़ा बाकी है जी, और दूंगी। अच्छा नीलम जी, आज जम्मू कश्मीर समेत देश के हर कोने में सरकारी योजनाओं का लाभ देश के नागरिकों को मिल रहा है। ऐसे लोगों को लाभ मिल रहा है कि जिनके बारे में पहले की सरकारें बातें तो बहुत करती थी, उनके कल्याण के लिए ऐसा डुलमुल तरीका होता था और वो भी कोई रिश्तेदार हो, परिचय तो उन्हीं का हो जाता था। लेकिन आपने अपने बलबूते पर, और वो भी प्रयत्न करके शुरू किया और आत्मनिर्भर बन गई। जी सर। आपकी एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिन्हें अब तक वंचित कहकर छोड़ दिया गया था, वो योजनाओं का सही लाभ मिलने पर क्या नहीं कर सकते, ये आज देख रहे। देखिए हमारी सरकार जनधन योजना, मुद्रा लोन, पीएम आवास योजना और उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं से जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं समाज में, जिनको एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़े, और समाज में एक प्रकार से भाई ये काम तो इनके लिए नहीं, ऐसा ही मान के चलते थे, उसमें जो बदलाव लाने का हमारा प्रयास है। और आपसे बात मुझे करके लगा कि हम सही दिशा में हैं और सही काम हो रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर। सर सब धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने और अपने परिवार के बारे में। अब महाराष्ट्र के अहमदनगर चलते हैं, जहां से श्री नरेश साहब राव अवचार जुड़े हुए हैं। नरेश जी नमस्कार। नमस्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नरेश जी बैठिए। हाँ नरेश जी बताइए जरा। सर मेरा नाम नरेश साहेबराव अवचर है। मैं महाराष्ट्र के रालेगंज थिरपाल गांव से हूँ और मैं जल जीवन एग्रोटेक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। मैंने इसकी शुरुआत, मैं और अपने भाई दोनों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत करती थी। हमारी जो कंपनी है बेसिकली वो एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर पे काम करती है और हमारा एक ही मिशन है कि एग्रीकल्चर जो भी वेस्ट वाटर है उसको हमें बचाना है। इसके लिए हमें भारत सरकार की जो स्कीम है असीम अंबेडकर सोशल इनोवेशन मिशन, इसके तहत मुझे 30 लाख रुपए की लोन राशि मिली है, जिससे मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। इसके लिए मैं अब भारत सरकार को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, आप कहाँ किसानी और कहाँ कंपनी के मालिक बन गए? ये जरा यात्रा बड़ी गजब लग रही है भाई। सर मेरे पिताजी और माँ दोनों भी खेत में काम करते थे और मैंने उनको दोनों को काम करते देखा। मैंने भी अपनी खेती में काम किया है, तो उससे मुझे अनुभव मिला है कि खेती के काम कैसे होते हैं। सरकार से आपको क्या क्या मदद मिली? सरकार से मुझे आयुष्मान भारत कार्ड मिला है और राशन मिड डे मील का राशन के मिला है। नहीं, इस व्यवसाय में 30 लाख रुपए का जो लोन मिला, इसके अतिरिक्त किस प्रकार से आपको आगे बढ़ने में सहायता हुई? इस लोन से मैंने पूरी मशीनरी वगैरह ली और वहां से अपना कारोबार शुरू कर दिया। अच्छा, आप अपने व्यवसाय के जरिए किसानों की मदद कर पाते होंगे, तो वो कैसे करते हैं और भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? मैंने इसमें एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है जो सारे किसानों को बहुत फायदेमंद है और वो देश के हर किसान को वो अगर वो यूज करता है तो उसके काफी सारी जो वेस्ट वाटर है वो बच सकता है। तो आपने खुद ने इसको इनोवेट किया है, खुद ने बनाया इसको? हाँ, ये इसको मैंने खुद बनाया है और इसके लिए मुझे भारत सरकार से पेटेंट मिला है। मतलब आप किसानी भी करते हैं, जल संरक्षण करते हैं,
एक प्रकार से आप तो पर्यावरण का भी काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं।